अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने सिलेक्ट की क्यूरी की। तो अब मैं सिलेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ। हम यहाँ पे फैकल्टी वाला टेबल में से कर रहे थे। सबसे पहले हम आईडी को अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आईडी के बाद हम दूसरा कॉलम अपना नेम का लेंगे, उसके बाद डेजिग्नेशन। इन 3 कॉलम्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने लिखना है फ्रॉम। आप एक ही लाइन में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। और टेबल का नाम है हमारे पास फैकल्टी, ठीक है। इसके बाद आप टर्मिनेटर लगाओ या ना लगाओ, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। अब हम इस क्यूरी को करने लगे हैं एग्जीक्यूट। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो भी डाटा उसके अंदर रैंडम सा पड़ा हुआ था वो यहाँ पे रिट्रीव हो गया। आप लोग ये भी देख रहे हो कि बाकी जितने भी कॉलम्स थे, क्योंकि वो हमने सेलेक्ट में यहाँ पर नहीं लिखे, इसलिए उनमें से कोई भी कॉलम नहीं आया, ठीक है। अब सपोज आप लोगों को चाहिए कि कंप्लीट आप पूरा टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं आप वो रिट्रीव करो, तो आप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल है हमारा फैकल्टी, आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस क्यूरी विंडो के अंदर 2 क्यूरीज लिखी हुई हैं। जिस क्यूरी को मैं रन करना चाहती हूँ उसको मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगी, जैसे नॉर्मली आप लोग कंट्रोल या शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करते हो। उसके बाद ये एग्जीक्यूट का एक बटन है यहाँ पर, इसको आप प्रेस करें। जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर वो सारे, और जितना भी उनके अंदर डाटा है वो सारा रिट्रीव। यह सिंपल सी हमारे पास सेलेक्ट की क्यूरी, ठीक है। ये आप लोगों ने देख ली। और रिट्रीव ऑल कॉलम्स का भी आप लोगों ने देख लिया कि हम स्टैटिक का एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं अगर हमें तमाम कॉलम्स को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो इसको आप बाद में जाके मैनुअल से बेसिक रीड भी कर लेना। अच्छा, एक कीवर्ड यहाँ पे है हमारे पास डिस्टिंक्ट का, ठीक है। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड कब इस्तेमाल होता है? सपोज हमारे पास यहाँ टेबल के अंदर 2 डेजिग्नेशंस आ रही हैं लेक्चरार की, ठीक है। और भी हम डाटा डालेंगे तो ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे लेक्चरार्स या और भी बहुत सारे ऑफिस असिस्टेंट्स निकलेंगे, डेजिग्नेशन सेम हो सकती हैं। आप सिर्फ ये जानना चाह रहे हो कि कितनी डेजिग्नेशंस एग्जिस्ट करती हैं इस कंपनी में या इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सिर्फ ये आपने जानना है। और आपको ना नेम, ना आईडी, ना क्वालिफिकेशन, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ ये जानना है कि कितनी डेजिग्नेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, एक नई क्यूरी बल्कि हम लिख लेते हैं सेलेक्ट डेजिग्नेशन। जाननी है ना हमने, तो हम सिंपल डेजिग्नेशन वाले कॉलम को बुला लेते हैं, सेलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारे पास, ठीक। ये जानना चाह रहे हैं ना हम कि डेजिग्नेशन कितनी एग्जिस्ट करती हैं, हम उसको सेलेक्ट करा लेते हैं। तो ये आप लोग ये देख रहे हो डेजिग्नेशन वाला कॉलम आ गया उसके अंदर ये। लेकिन ये है कि अब इसमें बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लेक्चरार 2 दफ़ा आ रहा है, हो सकता है ये 10 दफ़ा आ जाए, तो ये 10 लेक्चरार या 20 लेक्चरार एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कि लेक्चरार सिर्फ एक दफ़ा शो हो रिजल्ट में, ठीक है। तो हमारे पास एक कीवर्ड है जिसकी हम बात कर रहे थे, डिस्टिंक्ट का। ये कीवर्ड है, ये एज इट इज आपने लिख देना सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, आगे डेजिग्नेशन, जिस कॉलम के अंदर से आपने रिपीटिंग एलिमेंट्स को आपने रिमूव करना है उस कॉलम का नाम, और अपना फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब आप लोग देख रहे हो डेजिग्नेशन जो लेक्चरर थी रिपीटिंग जो है उसने ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करा रही हूँ। अगर आप लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है कि ये जो मैं यहाँ पर रिजल्ट देख रही हूँ, कहीं ये हमारा एक्चुअल जो डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ था फैकल्टी वाले टेबल के अंदर, इसकी मैं डाटा भी आप लोगों को दिखाती हूँ, कहीं ये तो रिमूव नहीं हो रहा, ऐसा कभी भी नहीं होता। सेलेक्ट की क्यूरी कभी भी आपका डाटा जो है उसको चेंज नहीं करेगी, उसको ऑल्टर नहीं करेगी। ये आपको यहाँ पे जो रिजल्ट्स शो कर रही हैं ना, सिर्फ ये रिजल्ट्स ऑल्टर हो रहे हैं, ये रिजल्ट्स डिफरेंट निकल रहे हैं। इनका मकसद ये होता है रिजल्ट्स को डिफरेंट निकालने का कि हम नहीं चाहते कि तमाम लोगों को पता चले कि हमारा टेबल किस तरह का है और उसमें किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है। तो इस टेबल को छुपाने के लिए हम डिफरेंट तरह से सिलेक्ट करते हैं। हम किसी को बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये 3 कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे टेबल के अंदर। अब किसी को क्या पता कि ये 3 एग्जिस्ट करते हैं या कोई 4-5 और भी थे हैं। हम किसी को दिखाते हैं कि सिर्फ हमारे पास डेजिग्नेशन किस तरह की हैं। तो डाटा को हम डिफरेंट तरह से जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। सिक्योरिटी भी हमारा मकसद हो सकता है, हमारा मकसद सिंपल चीज़ों को सिंपल करना भी हो सकता है कि हम कंप्लीट डाटा नहीं देखना चाह रहे, हमें सिर्फ ये डेजिग्नेशन देखनी है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल हो तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोग इनसे लैब मैनुअल 4 से भी इसको ना रीड कर लेना, ठीक है। डिस्टिंक्ट का हो गया। अब है हमारे पास कुछ कैलकुलेटेड फील्ड्स कि हम कुछ फील्ड्स के ऊपर रन टाइम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन का आप लोगों को पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अरिथमेटिक। तो हम किसी भी कॉलम के ऊपर जिसके अंदर कुछ ऐसा अरिथमेटिक डाटा है उसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरत क्यों पेश आती है, आप सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि हमने जी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के ऊपर 20% का इंक्रीमेंट लगाना है। सैलरी का कॉलम आप लोगों के पास मौजूद है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि आप 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सैलरी को तो आपके पास 20% का इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे सैलरीज के ऊपर, एम्प्लॉयज़ सैलरीज के ऊपर इंक्रीमेंट लगा कर दिखा दो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सैलरी का कॉलम यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी लिखी हुई लिखते हैं ऐसी। सिलेक्ट सबसे पहले हम करेंगे। सिलेक्ट क्या कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय का आईडी और उसका नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आईडी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने नेम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर मैंने एम्प्लॉय की सैलरी सिलेक्ट कर ली जो एग्जिस्टिंग उसकी सैलरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी सैलरी को दोबारा मैंने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं सिंपल सा स्टेरिक का साइन लगा रही हूँ, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, 1.2, ठीक है। अब टेबल का नाम हमने लिख लिया, ये मेरे पास क्यूरी बन गई। इस क्यूरी को मैंने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। ये आप लोग देख रहे हो, आफ्टर 20% इंक्रीमेंट तो उनकी सैलरी ये बन गई है। 5-5 हज़ार का या 6-6 हज़ार का किसी की सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। ये आप लोग इजीली यहाँ पर देख रहे हो। हमने आईडी कॉलम को बुलाया था, नेम को, सैलरी को, और उसके बाद सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.2, ठीक है। अब इस कॉलम का जो नेम है कोई भी नहीं है, नेम, नो कॉलम नेम। हम चाहते हैं कि कॉलम का कोई ना कोई नेम भी आए, तो हमारे पास एक बड़ा छोटा सा कीवर्ड होता है AS का, एज हम अपनी मर्जी का कोई भी नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, इंक्रीमेंट, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ। अब आप लोग देख रहे हो कि नया कॉलम का एक नाम लग गया। अब यहाँ से किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इंक्रीमेंट वाला कॉलम इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता था या मैंने खुद इसको किया। अब अपनी मर्जी से किसी भी तरह का फार्मूला दे सकते हो, मतलब यहाँ पे हमने 20% इंक्रीज किया, आप 5% करके देख लो, 2% करके देख लो, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो ये इतना का इंक्रीमेंट लग जाएगा। बाद में आप टोटल करके भी इसको देख सकते हो, टोटल सैलरी कैसे बनेगी, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे हमारे पास कॉलम्स हैं, जैसे हम डेट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। डेट वैल्यूज के अंदर हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे हायर डेट के अंदर हम +1 करके देख लें या -1 करके देख लें। वो हमारे क्वेश्चंस पर, हमारी क्यूरी पर डिपेंड करता है कि हमारी क्यूरी हमसे डिमांड क्या कर रही है, ठीक है। अच्छा, नल वैल्यूज़ के ऊपर हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। नल वैल्यू स्पेस नहीं है, नल वैल्यू 0 नहीं है, नल वैल्यू नल वैल्यू है। जो भी ऑपरेशन आप नल वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करोगे उसका रिजल्ट नल ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एज का मैंने आप लोगों को बता दिया, वही चीज़ मैं आप लोग पहले करवा दी है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो एक बड़ा मेन क्लॉज हमारी सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर आता है वो होता है वेयर क्लॉज, कि हमारी डिमांड ये है कि हम उन एम्प्लॉयज़ को सिर्फ सेलेक्ट करें जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, या सिर्फ उनको सिलेक्ट करें जिनकी 10,000 से नीचे है, या उनको सिलेक्ट करें जिनकी एज 50 से ऊपर है। डिफरेंट तरह की सिलेक्शन, डिफरेंट तरह के सर्चेज बन सकती हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सर्च पहले करके दिखाती हूँ वेयर के साथ, ठीक है। ये तमाम मैं जो अभी की हमारी क्यूरी जिनको मैं ज़रा रिमूव कर रही हूँ, यहाँ से एक नई क्यूरी हम लिखते हैं सेलेक्ट के साथ। सेलेक्ट में कर रही हूँ नेम और उसके बाद में कर रही हूँ डेजिग्नेशन और SALAR सैलरी। अच्छा, वेयर की मैं क्लॉज लगा रही हूँ सिलेक्ट सैलरी। फ्रॉम पहले हम लगाएंगे, ऑफ कोर्स फ्रॉम टेबल का हमें नाम देना लाजमी है, फ्रॉम वेयर,
कहाँ पर? वेयर सैलरी ग्रेटर देन, आप लेस देन लगा सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप किस तरह की क्यूरी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये तमाम आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्यूरी आ गई है, तो वो तमाम की 5000 से ऊपर की ये सारे ही आ गए हैं। ठीक है, अब हम लगाते हैं जिनकी लेस देन है, सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पर 5000 से लेस तो किसी की भी नहीं है। चलो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, लेस देन करके भी हम देख लेते हैं, कोई भी नहीं आया। सपोज 5000 से लेस किसी की भी नहीं। ठीक है, जिसकी हम कर लेते हैं सैलरी इज इक्वल टू 30,000, एक बता इक्वल कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जितने भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं हम सारे हम यूज़ कर सकते हैं। इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये आप सारे कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये तीन है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, इन, बिटवीन, लाइक। इन तीनों को कितना यूज़ करना ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमारी वेयर क्लॉज के अंदर 5 तरह की बेसिक सर्च कंडीशंस जो इस्तेमाल हो सकती हैं, थोड़ी सी ये 2 मैंने आप लोगों को बता भी दी हैं। जो 5 बेसिक सर्च कंडीशंस जो वेयर क्लॉज के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं। सबसे पहले कंपैरिजन सर्च ऑफ कंडीशन, ये ऊपर वाली। ठीक है, उसके बाद रेंज सर्च कंडीशन जिसके अंदर हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। सेट मेंबरशिप सर्च कंडीशन, ये मैं आपको भी बताऊंगी। पैटर्न मैच सर्च और नल सर्च, ये सारी अब एक एक करके मैं आपको ये करवाने देती हूँ। ठीक है, अच्छा, कंपैरिजन सर्च कंडीशन कौन सी है हमारे पास? ये आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब इनकी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आपको वो देख लो। डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू सेल्स। अब आपने कुछ ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू को आपने सर्च करना है तो आपको उसको ऑफकोर्स सिंगल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को ये करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं नेम, डेजिग्नेशन और इसके साथ हम जेंडर कर लेते हैं। फ्रॉम फैकल्टी टेबल, where designation is equal to, सिंगल कोट मैंने और दरमियान में मैंने लिख दिया लेक्चरर, क्यूरी कंप्लीट, इसको हमने कर दिया। तो जहाँ जहाँ लेक्चरर था वहाँ वहाँ उसके नेम भी आ गए, उनकी डेजिग्नेशन भी आ गई, उनके जेंडर भी आ गए। ठीक है, तो वो वेरी क्लियर। स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ हम सर्च कर सकते हैं, डेट डाटा टाइप के साथ हम सर्चेस कर सकते हैं। ये आप लोगों को कर करके एग्जांपल्स बताई हुई हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप के साथ अब सर्च, डेट के लिए भी हमें सिंगल कोट्स लगानी पड़ती हैं, जबकि न्यूमेरिक के लिए हमें सिंगल कोट्स नहीं लगानी पड़ती। फिर है हमारे पास रेंज सर्च कंडीशन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं बिटवीन का ऑपरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, आप लोगों ने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनके मार्क्स 60 और 80 के दरमियान है। कैसे करेंगे? बिटवीन 60 एंड 80। यही काम आप लेस देन, ग्रेटर देन के साइन डालकर भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सही वो रिजल्ट देंगे। लेकिन ये एसक्यूएल सर्वर ने हमें थोड़ी सी आसानी दी है कि हमें ये कीवर्ड्स दे दी हैं बिटवीन के और एंड। ठीक है, इनको आप अप्लाई करके देख लेना। सॉरी, ज़्यादा नीचे आ गए हैं। न्यूमेरिक डाटा टाइप के लिए हम इन की डाटा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, इन। हम नीचे आ गए हैं। डेट डाटा टाइप्स के लिए भी हम बिटवीन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल कोट के अंदर हम 2 डेट्स दे देंगे। अच्छा, कोई नाम हमने ऐसा फाइंड करना है कि तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम हमने फाइंड करने हैं जो ए और एच के दरमियान जिनके नेम्स आते हैं। ठीक है, तो वो हम इस तरह ए और एच लगा सकते हैं। ये इस तरह का बिहेवियर इसका होता है जब हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। ये लोग आप परफॉर्म करके इसको आप लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अल्फ़ाबेटिक्स के साथ ना तो बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस चीज़ को हम बहुत प्रोफेशनली नहीं यूज़ करते, लेकिन ये हम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, डेट वैल्यू को हम बिल्कुल इस तरह यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, हमने 2 डेट्स हमने यहाँ पे डाल दी और इन 2 डेट्स के दरमियान में हम देखते हैं कितने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे
हायर किया गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये सेट मेंबरशिप। सेट मेंबरशिप सर्च कंडीशन यूज करता है इन ऑपरेटर। ठीक है, मतलब हम तमाम उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं जिनका डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 50, 80, 90 के दरमियान है। अच्छा, अब ये इन हमने ऑपरेटर लगाया और दरमियान में ब्रेसेस के अंदर हमने ये वैल्यूज लगा दी। आप यहाँ में से 3 है, आप लोग 4 लगा लो, 10 लगा लो, 12 लगा लो, वो आपकी अपनी मर्जी, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। करेक्टर वैल्यूज के साथ आपने इनको यूज करना है, आप उनको सिंगल कोट्स के अंदर दे दो। डेट वैल्यूज के साथ आपने इसको करना है, उसको भी आप लोग सिंगल कोट्स के साथ दे दो। ये सब आप लोग इसको प्रैक्टिस करके आप लोग देख लोगे। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मज़े वाली चीज़ है यहाँ पर वो है हमारे पास पैटर्न मैच सर्च। तो अब हम इसको करने जा रहे हैं पैटर्न मैच को। पैटर्न मैच में ये होता है, आप लोग लाइक का ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टूडेंट एड्रेस लाइक RYK। एड्रेस चाहे बहुत बड़ा हो, बस उसके अंदर ये कीवर्ड अगर आ गया ना RYK, स्मॉल में आ गया या कैपिटल में आ गया, वो एड्रेस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक के ऑपरेटर के साथ हम ये कुछ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे पास एक परसेंटेज का साइन और एक अंडरस्कोर का साइन, ये दो हम इस्तेमाल करते हैं। इनकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक बता देती हूँ। परसेंटेज का साइन इस्तेमाल होता है SQL के अंदर किसी भी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को देखने के लिए। जहाँ पे भी आप परसेंटेज का साइन कहीं पे आप देखोगे ना, जैसे बहुत शुरू में मैंने जो एग्जांपल आप लोगों को करवाई थी ना, यहाँ पे एक परसेंटेज के साइन लगे हुए थे और ये अंडरस्कोर का भी। अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल एक करेक्टर लाजमी हो, एक अंडरस्कोर एक करेक्टर को शो कर रही होती है। ठीक है, और परसेंटेज का जो साइन है वो एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर 0 भी हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर 100, 1000 से भी जा सकते हैं। तो अंडरस्कोर 1 के लिए, परसेंटेज का साइन 0 से मैनी के लिए, और जो करेक्टर आपने दरमियान में लिख दिया, जैसे यहाँ पे मैंने ये @ का साइन लगा दिया, डॉट का लगा दिया, ये मस्त हो गए हैं, ये लाजमी है। तो परसेंटेज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है सीक्वेंस को, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट कर रही है सिंगल 1 करेक्टर को। अब मेरे पास ईमेल के लिए ज़रूरी ये है कि एक करेक्टर लाजमी हो और उसके बाद किसी भी सीक्वेंस हो करेक्टर्स का, फिर उसके बाद एक @ साइन हो, फिर कोई सीक्वेंस हो, फिर डॉट का साइन हो, फिर कोई सीक्वेंस। ये मैंने एक पैटर्न बना लिया अपने ईमेल एड्रेस के लिए। आप अपनी मर्जी से बहुत सारे पैटर्न बना सकते हो, नेम्स के लिए बना सकते हो। लाइक जैसे एम्प्लॉय का जो लास्ट नेम है वो N पे ख़त्म होता है, उससे पहले कोई भी सीक्वेंस हो। ठीक है, एम्प्लॉय का जो लास्ट नेम है वो N से शुरू होता हो, उसके बाद जितना मर्जी सीक्वेंस। ये चीज़ें जब आप अप्लाई करके देखते जाओगे ना, तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को इसकी करवा भी देती हूँ यहाँ पर। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फैकल्टी वेयर नेम लाइक, सिंगल कोट्स लगाई, परसेंटेज का साइन लगाया और A दे दिया। ठीक है, मतलब शुरू में कोई भी सीक्वेंस हो और उसके बाद आखिरी जो लेटर होगा ना नेम का, वो A होना चाहिए। ये मैंने एक पैटर्न बनाया है, ये एक नेम आ गया है जो A से एंड होता है। ठीक है, अब मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे एक पैटर्न कि जी M से स्टार्ट हो और उसके बाद कोई भी सीक्वेंस हो लेटर्स का। ठीक है, एक और हम यहाँ पे पैटर्न लगा लेते हैं। ये आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल M से ये स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद कोई भी सीक्वेंस है लेटर का, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सीक्वेंस लगाया ही। लाइक का पैटर्न ये है कि M से स्टार्ट होना चाहिए। अब हमें ये चाहिए कि शुरू में कोई भी पैटर्न हो, दरमियान में A आता हो, फिर कोई भी पैटर्न हो। तो ये आप बहुत सारी कम्बिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं था किसी के अंदर भी ऐसा पैटर्न, तो वो आया ही नहीं। ठीक है, शायद मैंने स्पेसेस दे दी हैं, इनको हम रिमूव करके देख लेते हैं। अब आप लोग देखो, तीनों के अंदर A दरमियान में आता है। ठीक है, वो स्पेस नहीं मैटर करती है। तो ये देखो, ठीक हो गया। ये अब मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी अच्छी इसकी समझ आ गई होगी। अब आप लोग इससे बना के डिफरेंट पैटर्न्स देखने में आप लोगों को इंशाल्लाह और समझ आ जाएगी। पैटर्न ही हमें समझ आ गई, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स ही आप लोगों को समझ आ गई। जैसे नल
चीज़ को सर्च अगर आपने करना हो कि कौन सा कॉलम में कौन सा हमारा सेल ऐसा है हमारी टेबल के अंदर जिसमें नल वैल्यू है, तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, इज़ नल। नल को हम इक्वल करके नहीं देख सकते कि जी फोन नंबर इज़ इक्वल टू नल, तो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। नल चीज़ फाइंड करनी है, ये कीवर्ड लिखोगे इज़ नल इकट्ठा मिलाकर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए हमारी लैब। तो ये कुछ हमारे पास लैब एक्टिविटीज़ हैं। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये एक डेटाबेस डिज़ाइन दिया गया है एक कुछ टेबल्स का। तो ये 4 टेबल्स हैं आपके पास, पैकेज ग्रेड्स हैं, पैकेजेस हैं, कस्टमर्स हैं और सेक्टर्स हैं। ये एक डेटाबेस की टेबल्स हैं। उस डेटाबेस के बारे में, इस डेटाबेस का नाम है ACDB। तो ACDB डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि एक इंटरनेट कंपनी की डेटाबेस है। उस इंटरनेट कंपनी का नाम है AC, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट तरह के कस्टमर्स आते हैं, वो डिफरेंट तरह के इंटरनेट के पैकेजेस लेते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी एक डेटाबेस मेंटेन की हुई है। उन्होंने अपने पैकेज ग्रेड्स किस तरह के होते हैं वो लिखे हुए हैं। उन ग्रेड्स की मिनिमम प्राइस क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या है, कौन सी प्राइमरी की है, वो उन्होंने बताया हुआ है। उनके कस्टमर्स हैं तो उनके कस्टमर्स का उन्होंने काफ़ी सारा डाटा लिया हुआ है। पैकेजेस, वो वाले कस्टमर्स कौन कौन सा पैकेज यूज़ कर रहे हैं उसका उन्होंने डाटा लिया हुआ है, और वो पैकेजेस कौन कौन से सेक्टर्स में लगे हुए हैं उसका उनके पास डाटा है। ये 4 टेबल आप लोगों का सबसे पहले एक बनाओगे, डेटाबेस का नाम रखोगे आप ACDB। ये 4 टेबल्स, इनके तमाम कॉलम्स, ये सब कुछ आप बनाओगे, और उसके बाद कुछ रैंडम सा डाटा आप पुट करोगे इस डेटाबेस के अंदर। रैंडम सा डाटा, कस्टमर्स कोई 4-5 अपने घर वालों के नाम डाल लो, पैकेजेस के कुछ नाम डाल लो, और उसके बाद ये क्यूरीज आप लोग लिखोगे। ये सेलेक्ट की क्यूरीज है। डिस्प्ले द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पैकेज नंबर फॉर ऑल कस्टमर्स हुज लास्ट नेम इज फौजा। तो ये कस्टमर वाले टेबल में सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी। सेलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैकेज नंबर फ्रॉम कस्टमर्स वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, ये देखिए लास्ट नेम का कॉलम है, लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर आप लिखोगे फौजा। इजी सी हैं, थोड़ा सा आप लोगों को स्टडी करोगे थोड़े इजीली आप लोग ये डिस्प्ले ऑल द डाटा फ्रॉम पैकेजेस टेबल फॉर पैकेजेस whose स्पीड इज 5 Mbps। इसके लिए मान लेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पैकेजेस वेयर स्पीड इज ग्रेटर देन 5 Mbps, सिंगल कोट्स के अंदर। तो किसी भी क्यूरी में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ऑफकोर्स आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल द टाइम। तो ये तमाम क्यूरीज आप लोगों ने क्लास सॉल्व करनी है, और इन तमाम क्यूरीज को यहाँ पे मैनुअल के अंदर फिल करके आप लोग अपने CR को सबमिट करवा दोगे। सेम इसी तरह लैब नंबर 3 की भी तमाम क्यूरीज हम पहले कर चुके हैं, उसको लेक्चर अब ले लो आप लोग, और इन तमाम क्यूरीज को, इनकी भी लैब 3 की भी तमाम क्यूरीज को फिल करके लैब 3 और लैब नंबर 4 ये आप लोग अपने CR को सबमिट करा दो। इसके लिए आप लोगों के पास नेक्स्ट पूरा वीक है, पूरे वीक का टाइम है। नेक्स्ट संडे को, ये जो कमिंग संडे है ये नहीं, कमिंग संडे को आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करानी है। नेक्स्ट संडे को आप लोग लैब 3 और लैब 4 मुझे कंप्लीट करके सबमिट करवा दो, क्योंकि आप लोगों की पूरी लैब की जो असेसमेंट होगी इंशाल्लाह हम मैनुअल के थ्रू और कुछ वाइवा के थ्रू कर देंगे, ठीक है। ओके जी जनाब, अल्लाह हाफिज़, स्टे।